तो एसआईआर पर अब जो है वार भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है। जहां एक तरफ बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जैसे खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या दीगर जमातें जो इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, इस पूरे प्रोसेस को एक शक के दायरे में रखकर देख रही है। वहीं बीजेपी इसका कहीं ना कहीं बचाव करती नजर आ रही है। घर घर जाकर डिटेल सत्यापन, इसकी समीक्षा करना, इसकी एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन करना, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कई राज्यों में हो चुका, वहां भी हालांकि कई सवाल उठाए गए लेकिन उस पर जवाब भी दिए गए। और अब यह प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रही है। अप्रैल में इसके शुरू होने की बात है। अन्य राज्यों में इसी तरह की विवादास्पद अभ्यासों के बाद यह शुरू की गई थी, जहां जो अपोजिशन जमातें हैं, अपोजिशन दल हैं, यानी विपक्षी दल है, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि इसका इस्तेमाल योग्य मतदाताओं को हटाने और मतदाताओं की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए किया गया था। यह आरोप था। जम्मू और कश्मीर में विपक्षी दलों जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस शामिल है, यानी कि जो इसका विरोध कर रहे हैं, एसआईआर के विरोध कर रहे हैं, इसलिए विपक्षी दल, हालांकि आपको पता है कि एनसी वहां पर सत्ताधारी दल जम्मू कश्मीर में, तो उनकी दरअसल जो आशंकाएं हैं उन्होंने कई चिंता पैदा कर दी है। मनमानी तरीके से मतदाता सूची से नाम हटाना, जैसा उनका कहना है कि ऐसी आशंका है कि घर घर जाकर की जाने वाली गहन समीक्षा के कारण वास्तविक मतदाताओं के बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से नाम हटाए जा सकते हैं। ये आशंका व्यक्त कर रही हैं ये राजनीतिक दल जो है वो कर रहे हैं। गैर स्थानीय मतदाता पंजीकरण, उनका यह कहना है कि जो इसमें यहां के लोग नहीं भी हैं, जो यहां के स्थानीय नहीं हैं, उनके नामों को शामिल करके और इस तरह से इस प्रक्रिया का इस्तेमाल गैर स्थानीय मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए किया जा सकता है, जिसे वे चुनावी हेरफेर की कोशिश बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकीय पहचान पर हमला मानते हैं। कार्यप्रणाली और समय, यानी कांग्रेस ने सवाल यह उठाया कि कांग्रेस का कहना है कि समय जो है वो अनुचित है, यह कहते हुए कि अप्रैल का महीना अक्सर इस इलाके में इस तरह के गहन कार्य के लिए अनुपयुक्त होता है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन संबंधी चिंताएं यह है कि यह दल तर्क देते हैं कि इस तरह के संशोधन, विशेष रूप से 2022 से संशोधन के बाद जिसमें 7 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए थे, केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं। भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया का जोरदार बचाव करते हुए विपक्ष पर अवैध निवासियों को शामिल करने का समर्थन करने का आरोप लगाया। अवैध मतदाताओं को हटाना, उनका कहना है कि भाजपा नेताओं ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विदेशी अवैध प्रवासियों, जिनमें रोहिंग्या शामिल है, उनके जो है नामों को फर्जी तौर पर जोड़े जाने की कोशिश रहती है, जो कि अवैध प्रवासियों की पहचान करने के राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है। तो ऐसे कई जो इसको लेकर के आशंकाएं हैं अलग अलग जमातों के, हम इस पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट आरएस पठानिया, जो बीजेपी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ होंगे रफीक राथर, सीनियर पीडीपी लीडर, और रफीक राथर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नीलूफर मसूद कुछ देर में शामिल होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा कपिल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। आप दोनों का, कपिल जी और राथर जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं रफीक राथर साहब। एसआईआर शुरू होने जा रही है, कई राज्यों में एसआईआर की प्रोसेस पूरी भी हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में यह होने जा रही है, पीडीपी क्या कहती है? देखिए, अगर एसआईआर को अगर आप मजमूई तौर देखें तो हम ये एक अच्छी कोशिश थी कि इस तरह से अगर आप अपडेट करना चाहते थे, वोटर लिस्ट को अपडेट करना चाहते थे और इसको जितने भी इंक्लूजन करना चाहते थे या डिलीशन करना चाहते थे, कहीं तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। हालांकि हमारा मानना यह है कि हर 5 महीने या 6 महीने या साल के बाद आप उसमें तो रिवीजन होता ही रहता है, तो इसको एसआईआर करने की जरूरत क्या थी। लेकिन जहां जहां एसआईआर हुआ, हमने देखा कि किस तरह से इसको एज टूल इस्तेमाल किया गया अपोजिशन वोटर्स को, बिलखुसूस माइनॉरिटीज के जो वोटर्स थे उनको डिलीट करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया गया। जी बोलिए। आपने देखा कि आप देखें कि इसमें आसाम में आपने 60 लाख लोगों को देखा और बंगाल में कह रहे हैं 2-2.5 करोड़ वो डिलीशन वहां पर हो रही है। अब यहां पर बारी है। आप देखिए यहां पर 2019 के जो एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल का, उसके बाद फ्लड गेट्स जो इन्होंने खोले, जो यहाँ पर लोग आए, जो यहाँ पर रह रहे हैं, किसी की दुकान है, किसी की कोई किराए पर रह रहा है, किसी को डोमिसाइल दी गई है, तो मंशा इनकी यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर 2019 के बाद आए हैं उन सबको इंक्लूड करना है, इसमें वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना, उनको वोटर राइट देना, ताकि जो डेमोग्राफी है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने की एक कोशिश है।
और हम ये मानते हैं कि ऐसा ऐसा, चूंकि ये ने तो बहुत कोशिश की थी पहले भी एक तरीके से दूसरे तरीके से, लेकिन एसआईआर का मकसद इनका ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में तब्दील करके फिर मनमानी हुकूमत यहाँ पर बनाने की कोशिश करनी है, जिस तरह बाकी स्टेटों में नहीं किया, तो यहाँ भी उनकी यही कोशिश है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रोज अव्वल से इसकी मुखालफत करती है। हमारा मानना यह है कि अगर हमेशा जितने भी बीएलओज हैं या जिसके साथ जी जो आपका स्टाफ जो इसके साथ वापस था, वो इसको अपडेट करते रहते हैं, तो इसके लिए मखसूस एक प्रोग्राम चलाना सर के नाम पर जी। तो आपको इनकी मंशा चलिए ठीक है रफीक साहब, मैं आपके पास फिर आता हूं। आपने अपनी बातचीत में असम का जिक्र किया, मुझे लगता है वो शायद आप बिहार बोलना चाह रहे थे। बिहार के बाद बंगाल में ये अभी चल रहा है। कपिल सिंह हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा नीलोफर भी मौजूद हैं। नीलोफर साहब जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही आर.एस. पठानिया हमारे साथ अभी नहीं है, मुझे लगता है जब वो शामिल होंगे तो उनका भी हम जिक्र कर देंगे। फिलहाल मैं नीलोफर आपके पास आना चाहता हूं। नीलोफर साहब हमें ये बताएं कि क्या एतराज अगर हैं तो क्या है, क्या एनसी को भी कुछ एतराजात हैं, चूंकि एसआईआर कई और रियासतों में हो चुकी है? देखिए विशाल साहब, आप खुद जानते हैं कि जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, हमने एक नई ट्रेंड देखी हुई है। जहां पर इलेक्शन होने होते हैं उससे पहले ही एक एसआईआर कर दिया जाता है, जिसमें आप खुद जानते हैं कि जो प्रोसीजरल अडॉप्ट किया गया है वो बहुत ही डिफिकल्ट है और कॉम्प्लिकेटेड है। आप खुद जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात है 1989 के बाद ठीक नहीं रहे। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गए, यहाँ पर माइग्रेशन भी हो गई है, यहाँ पर काफी सारे लोग जो है जो डिफरेंट कम्युनिटीज के हैं वो डिस्प्लेसमेंट की लिस्ट में भी आ जाते हैं। तो इन हालातों में आप अपने इंटेंसिव वो वेरिफिकेशन करना, फिर डॉक्यूमेंटेशन देखना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो जेन्युइन वोटर्स होंगे वो जेन्युइन वोटर जो है एक्चुअल वोटर लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से भी जो इलेक्शन प्रोसेस है एक सिर्फ नंबर नहीं होता है एक वोटर का, बल्कि एक जेन्युइन आवाज होती है डेमोक्रेसी में, जिसको दबाने की कोशिश की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आप खुद जानते हैं कि डेमोक्रेसी में हर किसी का एक रोल होता है, अहम रोल होता है, हम ये सब जानते हैं। तो उसी तरीके से चाहे अपोजिशन में अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखते हैं, अपोजिशन में भी कुछ पार्टीज है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी है या दूसरी पार्टीज, अगर हम रीजनल लेवल की बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस भी है सेंटर में, इसी तरीके से दूसरी भी है। जिन जिन इलाकों में यहाँ पर एसआईआर कराने का इनका मंशा होता है, तो क्या ये जरूरत नहीं समझते हैं कि अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको कॉन्फिडेंस में ले ले, उनसे बात कर ले, क्या ये चीजें जेन्युइन है? लेकिन वो गुंडागर्दी के तरीके पर कि भाई एक हमने ऑर्डर कर दिया, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना ही करना है, तो ये एक जमहूरी आवाज जो अपोजिशन की होती है। नीलोफर साहबा, ये इम्प्लीमेंट करना ही करना है, वो ठीक है, बट उसको आप गुंडागर्दी कैसे कह सकती हैं? देखिए जहां पर एक डेमोक्रेसी जब होती है उसमें अपोजिशन का क्या रोल होता है? अपोजिशन का रोल हमेशा ये नहीं होता वो आपको अपोज करेगी। अपोजिशन का रोल ये भी होता है कुछ चीजों पर क्लैरिफिकेशन आना, डिस्कशन प्रॉपर होना, उस डिस्कशन के बाद ही सब चीजें हो जाना। अब जम्मू कश्मीर में अभी हो रहा है, आप मुझे बताइए किस पॉलिटिकल पार्टी को की कंसेंसस ले ली गई या कौन सी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जहां पर फीडबैक ग्राउंड का जो है वो ले लिया गया? तो जेन्युइन सी बात है, जब आप किसी भी यूटी में किसी भी स्टेट में एसआईआर कराना चाहते हैं, वो डायरेक्ट एक सेंटर की इंटरफ्रेंस है। तो चाहिए ये कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त या अपोजिशन में जो लोग बैठकर इनको बुलाना, स्टेक होल्डर सब है यहाँ पर, इनकी भी बात सुनना। तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है, मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि क्या है, क्या ये जो आप कह रही हैं वो सही है? हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अनिल सौमित्र, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल आर.एस. पठानिया साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। पीडीपी को अभी आपने सुना, रफीक राथर बोल रहे थे, और अभी आपने सुना नीलोफर साहबा को, वो तो कह रही है कि बिल्कुल ये ऐसा अंदाज है जैसे गुंडागर्दी हो। जी वैसाल साहब, ये पहले जी कर दूं कि दिस इज इंटेंसिव रिवीजन, दिस इज नॉट इंटेंसिव डिलीशन फर्स्टली, एंड सेकेंडली इसे कोशिश की गई जम्मू कश्मीर के साथ कनेक्ट करने के लिए देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया गया है। और तीसरा, इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कोर्ट में, बल्कि सर्वोच्च अदालत में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने और डिफरेंट एक हवा बना के, मान लीजिए बिहार वाज टेस्ट केस, एक बड़ा एक घर घर गांव गली जाके एक माहौल बनाया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे ये चुनाव एक फज करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव को हैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिजल्ट सबके सामने, जनता सबके
एक सब कुछ वो है जानती है। जी। देखें, मेरा साफ और स्पष्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के इकदार में आने से पहले का एक इनफोर्स है, उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के इकदार में आने से पहले का इन पोजीशन है। ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए, देखिए, इंडियंस फॉर इंडियंस, सिंपली जेन्युइन वोटर्स की अगर स्कैनिंग हो रही है तो आपको डर क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आप क्यों एक तिल का ताड़ बना के एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वेरी स्वीट एंड वेरी सबमिसिव। जम्मू कश्मीर में या देश भर में वोट वही डाल सकता है जो वोट डालने का हकदार होगा। वोट डालने के लिए अपने आप में एक पैरामीटर्स हैं, एक मापदंड है, उस पर अगर भी डिटेल चर्चा करनी तो उसमें भी करेंगे। लेकिन आपने इतना वो ढोल बजा 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 के आप पूरे देश भर में आपने एक शो बनाया, ना कोर्ट से आपको कुछ मिला, ना प्रैक्टिकली जनता ने आपको कुछ दिया, ना ही आपको सब्सटेंशियल को बात कभी पब्लिक डोमेन में कभी ला पाए। इतना करोड़ कट गया, इतना आ गया, इसके ये सिर्फ बैड डेलीगेशन थे। देखें, अगर एक वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है, कोई छुपाने वाली बात नहीं। अब मैं खुद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ा हूं, मेरे क्षेत्र में अभी तक ऐसे ऐसे वोटर्स भी हैं जिनके एक दो दो जगह, तीन तीन जगह वोट है, दो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज पे वोट है। अब आधार लिंकेज के साथ फोटो आइडेंटिटी कार्ड आ गया, अब आधार लिंकेज के साथ अगर वो कट रहे हैं तो डबल वोट, तो उसमें परेशानी क्या है किसी को? अरे भाई, ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मुझे बताइए, क्या कोई ये कांग्रेस या एनसी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? या किसी विशेष धर्म या किसी विशेष खिता या विशेष जात के लिए या विशेष तबका लिए कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को हम कम से कम पॉजिटिव फॉर्मेट से लें। देखिए, भारतीय डेमोक्रेसी को ग्रो, इससे पहले मुझे बताइए, इससे पहले आ गया फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी तब भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब इकदार में नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन चलाती थी कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ वोट कटेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, चुनाव फर्ज होंगे। तो हर एक रिफॉर्मेटिव मेजर के ऊपर एक विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज, मेरा भी इनसे विनम्र निवेदन है कि एक अच्छा विपक्ष देश के लिए, समाज के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, और कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्लीज कपिल जी, आपने सुना पठाया सब कह रहे हैं, इसकी शुरुआत जो है कांग्रेस के समय से ही की गई थी, कांग्रेस अब क्यों आंसू बहा रही है? कपिल जी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जी किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई गलत वोटर अगर कटते हैं और गलत वोटर कटने चाहिए, लेकिन पारदर्शिता कहां है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब मनोनीत किया जाता था तो उसमें 3 मेंबरी कमेटी होती थी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। तो उसमें अमेंडमेंट करके आपने एक जो अहम मेंबर थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनको हटा के आपने कैबिनेट मंत्री को उसमें मेंबर में बना के, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप मनोनीत करते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के इशारों के ऊपर काम करता है, तो पारदर्शिता नहीं रहती। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ प्रदेशों में इलेक्शन अनाउंस कर रहा है। और शक कहां से शुरू होता है? जी, जब एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 20 जगह प्रिंट होती है और एक ही नेम और एक ही एड्रेस से प्रिंट होती है, एक ही घर के एड्रेस के ऊपर 500 वोट जब पाए जाते हैं, और उसके बाद जब हरियाणा में आप एक प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आप उसको महाराष्ट्र में उसका एक मॉडल आप देश को बताते हैं, और बिहार में आपने जो किया मनमाने तरीके से वो किया। आज बंगाल में 50 लाख वोटर इनडिसाइसिव है, और जिनका भविष्य जो है वो अदर में है और किसी को पता नहीं है उनके साथ क्या होने वाला है, और बंगाल में आपने इलेक्शन को अनाउंस कर दिया। और जम्मू कश्मीर की जनता तो आगे ही भेदभाव से त्रस्त है, भेदभाव का शिकार है, क्योंकि जब आपने डिलिमिटेशन कमीशन लागू किया, यहां पे जब परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया, तो आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का पैर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर के साथ जोड़ दिया। और सबसे बड़ी एग्जांपल है, जो लोकसभा की सीट आपने क्रिएट की, वो पुंछ, राजौरी और अनंतनाग को आपने जोड़ा। और आज आप एसआईआर ला रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं। शक की निगाह से तो देखा जाएगा, पारदर्शिता तो कोई है नहीं आज की डेट में, आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। लेकिन मैं फिर यह दोहराऊंगा कि यह कोई नहीं चाहता कि गलत वोटर जो हैं वो अनलिस्टेड रहे, लेकिन हां, जो जायज वोटर है, जो लीगल वोटर है, वो कहीं नहीं
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ चार्टर में लिखा है कि वो कटने चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर अनिल सौमित्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हर जगह लगभग जहां जहां एसआईआर ने अपने पैर रखे वहां वहां पर कई तरह की शिकायतें सुनने को मिली। और आप देखिए, ये अभी खुद RSS पठानिया साहब ने कहा है, और इन्होंने कहा अभी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, इम्पीचमेंट का केस जो है मतलब फाइल आगे बढ़ी हुई है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि इन सब के बीच क्या चुनाव ना कराए जाएं? क्या चुनाव रोक दिए जाएं जिन राज्यों में समय आ चुका है? और चुनाव अगर कराए जाने तो उनसे पहले क्या वोटर लिस्ट जो है उसकी समीक्षा ना हो? सवाल क्यों उठ रहे हैं इतने इस पर? कि सवाल तो उठना लाजिमी है, सवाल उठना भी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की पार्टियों के ऊपर जो सवाल है सवाल उठाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। तो इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, किसी को भी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पूरा चुनाव का प्रोसेस है वो तय, सारी चीजें तय है और संवैधानिक रूप से होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं उस प्रक्रिया को पूरा करती हैं और राजनीतिक दलों से अपेक्षा ये होती है कि उसमें वो मददगार हो, सहयोगी हो, क्योंकि सरकार निर्वाचन आयोग बनाने की प्रक्रिया पूरी करती है। निर्वाचन आयोग की सरकार नहीं होती है, सरकार तो राजनीतिक दल के माध्यम से होता है। उनको चुनाव में उम्मीदवार वही अभी आपने सुना कपिल जी को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो तो कह रहे हैं कि इसकी पारदर्शिता पर ही प्रश्न लग गया। जब 3 सदस्यीय जो कमेटी थी, उस 3 सदस्य में तीसरा सदस्य सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ करता था, उसे वहां से अब वो नहीं है उसका हिस्सा। फिर वही समिति जो है वो आगे तमाम चीजों को तय करेगी। अगर उसका हिस्सा नहीं है तो इनकी कपिल सिंह जी के शिकायत अगर कहीं होगी तो कहां शिकायत करेंगे? मीडिया के लोगों से करने से कोई फायदा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से लेके न्यायालय की पूरी व्यवस्था है जहां पर इसकी शिकायत होती है। अब अगर आपने मान लो शिकायत भी की है, उसके बाद पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर बहस हुई है, तो हम तो डिबेट कर सकते हैं, हम बाहर में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो चर्चा हुई, न्यायालय में जो इस विषय पे चर्चा हुई, निर्णय तो वहां होना है जी। तो उसमें कांग्रेस के लोगों ने या दूसरी पार्टी के लोगों ने जो कुछ भी किया होगा वो सबके सामने है। तो आप खट्टा भी है मीठा भी है दोनों बातें बोलेंगे तो ऐसा चलता नहीं है। निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए। और कपिल सिंह जी भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अगर गलत कहीं कुछ मतदाता सूची में कोई कमी है, कोई गलत है, तो उसको ठीक करने का काम निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कर रहा है। तो उसमें क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत है तो आपको जाना तो निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के पास ही पड़ेगा, और वहां से अगर कुछ नहीं होता है तो न्यायालय में जाना है। वहां भी कुछ नहीं होता है तो फिर आपको संसद में इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो सारे रास्ते, सारे द्वार खुले हुए हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कृपा करके इसको हिंदू मुस्लिम जातीय बात, जैसा भी वो एक कोई राजनीतिक दल के सदस्य कह रहे थे कि ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक और ये पिछड़ा, ये विषय नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है, नागरिकों में, देश के लोगों में गलतफहमी पैदा होती है और विद्वेष की भावना बनती है। रफीक राजा साहब, मैं फिर आपके पास ही आता हूं। आप ही ने इस बात को इस तरह से कहा कि कैरेक्टर और नेचर बदलने की कोशिश है इसके जरिए से। जी, अभी आपने सुना प्रोफेसर अनिल सौमित्र को, वो कह रहे हैं कि ऐसी बातें जो राजनीतिक दल भी कह रहे हैं, सियासी जमातें कह रही है, वो गलत है, नहीं कहना चाहिए। देखिए, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी आपसे कहा था कि जिसका जिक्र मेरे ख्याल में यहाँ भी कुछ पैनलिस्ट ने किया कि ये ऐसा क्यों है कि जहां जहां पर इलेक्शन है वहीं पर एसआईआर करना है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपसे ये भी कहा था क्योंकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये इलेक्टोरल रोल्स का, वो प्रोसेस चलता रहता है, वो कोई नई बात नहीं है। उसके साथ BLOs लगे हैं, जो इलेक्शन स्टाफ है वो उसको अपडेट करते रहते हैं। डिलीशन भी होती है, वो इंक्लूजन भी होता है, वो, और ये एक प्रोसेस चलता रहता है पिछले 5-8 साल से। हर 2-3-4 महीने के बाद ये चलता रहता है। तो इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर 1 ये। दूसरा, अभी मेरे बीजेपी के दोस्त फरमा रहे थे कि ये इंटेंसिव केयर है, इंटेंसिव ये है जी, रिवीजन है। हाँ। और इसमें डिलीशन नहीं है। तो वुड ही लाइक टू एश्योर मी कि इसमें कोई डिलीशन नहीं होगा, अगर उनके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि नहीं जी इसमें कहीं की डिलीशन नहीं होगी। मेरा मानना यह है कि इलेक्शन जब आपको मैनिपुलेट करने होंगे जिस तरह से बाकी रियासतों में मैनिपुलेट किए, ये मैनिपुलेशन इलेक्शन की, इसके लिए अलग अलग तरीके कार है। इसका लिए ये प्रोसेस है कि प्रोसेस के जरिए पहले आप डिलीशन करेंगे अपोजिशन के लोगों को, जो साबित हुआ। बाकी स्टेटों में अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कह दीजिए। आपके जहां जहां आपने एसआईआर किया वहां पर आप पर इल्जाम लगे, ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरा, आपका इलेक्शन कमीशन वो भी कंप्रोमाइज, इलेक्शन स्टाफ वो भी कंप्रोमाइज। बंगाल से आपकी कितनी कंप्लेंट्स आई थी, जो BLOs थे उन्होंने खुदकुशाई की क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप डिलीशन करो।
तो इस तरह की शिकायतें आम है। तो हमारा मानना यह है कुल मिलाकर, चूंकि जम्मू कश्मीर में भी अब ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा है, बंगाल में भी असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, इन इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, इनको रिग करने के लिए ये एक तरीके का बीजेपी ने बनाया। ठीक है, ओके नीलोफर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी हमने सुना प्रोफेसर सौमित्र को, उनका कहना है कि अगर कहीं कोई शिकायत है, आवाज उठनी चाहिए, ये लोकतंत्र की, जमहूरियत की खूबसूरती है। शिकायत है, जो उसके प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वहां शिकायत की जानी चाहिए। और अगर इतनी ही तकलीफ तमाम जमातों को अलग अलग है, तो क्यों नहीं तमाम जमातें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इसके खिलाफ आवाज उठाती है? आवाज कहां से नहीं उठी? एक ही स्टेट में। एक मिनट, नीलोफर साहब से मैंने सवाल किया जी। नीलोफर साहब, देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि जब से कुछ सालों से ये ट्रेंड बना हुआ है, कोई डिसीजन पहले आ जाता है, फिर हमसे जो भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं सेंटर के अपोजिट, तो उनसे ये सवाल किया जाता है अगर आपको ये पसंद नहीं, आप तो आप न्यायालय चले जाइए। मुझे बताइए, जब एक असेंबली में हम लोग बैठते हैं, या हम लोकसभा या हम राज्यसभा में बैठते हैं, वहां पर अपोजिशन का क्या काम होता है? अपोजिशन का यही काम होता है, अगर कोई भी डिसीजन है, कल को गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है इन फेवर ऑफ द पीपल, तो पहले वहां पर बाकायदा डिस्कशंस हो, डिस्कशन होने के बाद ही कोई डिसीजन आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कुछ सालों से ऐसी ट्रेंड बनी है कि एक डिसीजन पहले आ जाता है, फिर आप कहते हैं लोगों से अपोजिशन में, भाई आपको पसंद नहीं है, आप मांग कीजिए, हम इस पर डिस्कशन करेंगे, या आप न्यायालय चले जाइए। ये सही ट्रेंड नहीं है, डेमोक्रेसी का तकद्दुस जो है उसको पामाल करने की कोशिश। आर एस पठानिया साहब, आपके पास आ रहा हूं जी। दे दीजिए, हमने ऑलरेडी देखा है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल के बाद जो पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट जम्मू कश्मीर में है, वो ऑलरेडी है यहाँ पर। आप खुद जानते हैं कि डोमिसाइल को कैसे, किस बैकडोर एंट्री से यहाँ पर ऐड किया गया है, और फिर उनको लिस्ट में लाना यही मंशा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बिहार में भी ये देखा। मैंने आप लोगों से बात की थी जी, पठानिया साहब बोलिए। बंगाल में भी कहीं ना कहीं जो इनफिल्ट्रेटर हैं, जो घुसपैठिए थे, उनके लिए प्रेम उमड़ के आ रहा था। और मुझे लगता है जम्मू में भी एक पार्टी विशेष, कुछ नेता विशेष थे यहाँ पे, जो रोहिंग्या और उसके अलावा जो बाकी घुसपैठिए, कहीं उनके वोट ना कट जाएं, मुझे लगता है उसकी पीड़ा उभर के बाहर आ रही है। मैं खुले मन से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखना चाहूंगा कि हमने अपने सारे पोलिंग बूथ्स को, सारे जिला को, सारे मंडल को सेंसिटाइज किया है। बंगाल आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया मैडम, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू मैडम, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू। प्लीज हैव ए बेसिक लेवल ऑफ डिसेंसी। मेरी बड़ी विनम्रता के साथ आपको मेरा एक सबमिशन है। तो माय सबमिशन इज सर कि मैं खुद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हूं, दूसरी बार जीत के आया हूं, और ये एक फ्री एंड फेयरनेस जो चुनाव का मतलब है, चुनाव का मैंडेट डिस्टॉर्ट ना हो, जाली वोट उसको डिस्टॉर्ट ना करे। और मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से यू, मैं दूसरी बार जीत गया, और ऐसे वोटर्स हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहले दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोट डालते और मेरे वहां भी आके वोट डालते। साहब, इसी का तो एसआईआर के बाद भी ऐसी शिकायतें आई, उस पर जो चर्चा हो रही थी ना, अभी जो एग्जांपल देते ब्राजीलियन मॉडल की, वो तो एसआईआर की बात की स्थिति थी। मेरी वैसाल साहब, बहुत उसे एक ऑल इंडिया भी नहीं, एक इंटरनेशनल विषय बनाने की कोशिश की है, लेकिन ब्राजीलियन मॉडल वाला भी इट वाज जस्ट अ डैम्ड स्कूप। वो करने वाले भी ह्यूमन है, हो सकता है किसी वजह से एक जगह पे कहीं स्लिप करके हो, ठीक है, एक एफर्ट है, एक एंडेवर है, एक कोशिश है फुल प्रूफ बनाने की। फुल प्रूफ कभी कोई सिस्टम रहता नहीं, लेकिन 20 जगह पे ब्राजीलियन 20 जगह पे स्लिप हो सकता है। मुझे बताइए, एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम पे क्या पूरी प्रोसेस को आप रिजेक्ट कर देंगे क्या? बात वो नहीं होती है। चावल के दाने के लिए 2-4 दाने निकाले जाते, बताया था चावल की बोरी अच्छी है कि नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सवाल ये है कि अगर एक भी कहीं से सवाल आया तो उस पे जस्टिफिकेशन, उस पे क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए साहब। एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? जी, हम क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए ना। हमारा पूरा सिस्टम मशीनरी इनके साथ, सरकार के साथ है, और इलेक्शन कमीशन के साथ हम पूरा कोऑपरेट कर लेंगे। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये लोग इनके, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनके पास है लोगों का। मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं सर, वन मोर पार्ट। इलेक्शन कमीशन चाहे इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितना भी इलेक्शन मशीनरी है, चाहे वो मुलाजम है, चाहे वो बीएलओज हैं, चाहे वो बीएलए, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास है, जिनकी सरकार है जम्मू कश्मीर। लेकिन हमने कभी उस पर अपने डाउट्स कभी एक्सप्रेस नहीं किए। हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ उनके साथ। ठीक है, ओके। मैं प्रोफेसर सौमित्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं एक सिर्फ इस बात के लिए कि विपक्ष जो जिनकी आवाज उठा रहा है, वो अवाम या जनता, उनको एक संतुष्टि मिले कि हमारे साथ फ्री एंड फेयर बर्ताव किया जा रहा है। क्या यह सुनिश्चित करना इस इलेक्शन कमीशन का या ऐसे संवैधानिक संस्थानों की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है?
देखिए जी, ये बात बिल्कुल इसका है जवाब साहब, कौन देगा? और इसका मैं जवाब तो बड़े पठानिया खुले साहब मन भी से नहीं दे सकते। मैं आया मैं इट्स एन ओपन पठानिया साहब को देना भी नहीं चाहिए, कोई नहीं दे सकता। राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि इस सवाल का जवाब नहीं देगा, इवन सरकार का भी कोई प्रतिनिधि नहीं देगा। इस सवाल का जवाब देने का हकदार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होगा, उसके अधिकारी होंगे, उसके सदस्य होंगे। तो किसी को भी चाहे किसी भी दल के नेता को, सिंह साहब हैं या रफीक जी हैं या स्पोक्स पर्सन एनसी की हैं, उनको अगर पूछना है तो ये निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, वही जवाब दे सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कमी, चाहे वो कोई ब्राजीलियन मॉडल है या कोई सा रशियन मॉडल है, कुछ भी होगा जी, वो उसके बारे में अगर कोई कमी रह गई है या कुछ गलती हो गई, कुछ चूक हो गई, तो उसका जवाब न तो पठानिया साहब दे सकते हैं, न मैं दे सकता हूं, न सरकार का कोई प्रतिनिधि। लेकिन सवाल तो ये बड़ा हो जाता है ना कि जब आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं, तो स्पेशल इंटेंसिव इतने एडजेक्टिव जोड़ने के बाद भी अगर गलतियां सामने आएंगी तो सवाल उठेगा ना मन में, आशंकाएं होंगी। चुनाव आयोग की ही मुहिम है जी, उसके बारे में भी अगर कोई कमी है तो वही बता सकते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दल के लोग का ये सवाल उठा सकते हैं, जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग का समर्थन सवाल उठा सकते हैं और जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वहां जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सहयोग करेंगे क्योंकि सरकार के तरफ से। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का वक्त कम है, सब बहुत सारी बातें नहीं हो सकती, समय की सीमा रहती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। न्यूज़ 18 पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दें इजाजत।